सो वेलकम इन दिस वीडियोस। ये है वीडियो नंबर 5, हमारा पार्ट 5, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन यूरोप। और हम लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं कि मैंने इस बार थोड़ा सा नया प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने लाया हूँ। आप लोगों के सामने मेरा नया प्रेजेंटेशन है और ये मैंने जो है फ्लो चार्ट्स को मैंने यहाँ पर यहीं पर मैंने डिस्कस कर दूँगा। यहीं पर हम लोग इस फ्लो चार्ट्स को देखेंगे और यहाँ पे सब चीज़ जो है बहुत क्लियर होगी। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और इस चीज़ को समझने के बाद ज़रूर से इस वीडियोज़ में कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है तो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट कैसा है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बेटर करने का मेरा कोशिश होता है ना। यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर फ्लो चार्ट्स को हम लोग देख रहे हैं। ये हमारे सामने जो फ्लो चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है नेपोलियन, है ना। और पूरा जो कहानी है वो कहानी कुछ इसी के इर्द गिर्द हमारा वो है जो पूरे इसके इर्द गिर्द है ना, पूरे यूरोप का। तो बेसिकली इस पिक्चर्स में जो बातें कही गई है वो है क्या कि देखिए नेपोलियन ने क्या किया था कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को लाया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को लाया तो जैसे कि पता है कि फ्रांस है, तो फ्रांस जो है ये चूँकि ये यूरोप का एक बहुत अच्छा पार्ट माना जाता था, तो फ्रांस में तो बहुत सारी चीज़ें हो ही रही थी। लेकिन इस फ्रांस के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी, कहाँ पर, जर्मनी में भी, है ना। क्योंकि जर्मनी का भी जो इलाका था वो सब छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में क्या था, डिवाइड था, है ना। तो यहाँ पे क्या था कि नेपोलियन ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए, है ना। और ये चेंजेस कहाँ के लिए था, ये सिर्फ जर्मनी के लिए था। तो अब बात करते हैं कि ये चेंजेस जो था जर्मनी में, जर्मनी देखिए, जर्मनी जो था बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड था, बहुत सारा टुकड़ा, है ना। एक जर्मनी का बहुत सारा टुकड़ा हुआ करता था, बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट होते थे, लेकिन सारे पर नहीं, बट उन सारे में से 39 ऐसा प्रिंसली स्टेट था जिस पर ये जो नेपोलियन था इसने कुछ अपना एडमिनिस्ट्रेटिव नियम कानून को लागू किया, है ना। तो टोटल कितना स्टेट था प्रिंसली स्टेट, ये 39, है ना। और वो सारे जो 39 थे वो सारे क्या थे, जर्मनी का ही एक पार्ट था। तो अब यहाँ पर बात आता है कि वो जो चेंजेस था वो कौन कौन से चीज़ों में चेंजेस देखा गया। तो वो जो चेंजेस देखा गया, नंबर 1 की करेंसी में चेंजेस देखा गया। उसके बाद वेट एंड मेजर्स, यानी कि किसके पास कितना क्वांटिटी का सामान है। अगर किसी भी मर्चेंट्स के पास अगर क्वांटिटी वाइज सामान हुआ करता था तो वहाँ पर उसके लिए भी कुछ नियम कानून उस स्टेट्स में, कुछ उस एरियाज़ में कुछ अलग से स्पेसिफाई कर दिए गए। और करेंसी का भी कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ करता था, इशू होता था। तो इन दोनों चीज़ों में नेपोलियन ने क्या किया, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव किए। अब बदलाव क्या क्या था, तो सबसे पहला कि देखिए वहाँ पर हुआ क्या करता था कि सिंपल सा चीज़ है कि जैसे ये जो जर्मनी का इलाका था, तो चूँकि बहुत सारे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन में ये था, ये अलग अलग डिवाइड था। तो इसका एक इलाका जो था उसको, वो जो था इलाका वो क्या था, वो हैम्बर्ग था। वो क्या था, हैम्बर्ग। और दूसरा इलाका क्या था, न्यूरम्बर्ग। सिंपली इसको बस आप इससे समझिए कि वो एक छोटा सा वहाँ पे जगह हुआ करता था, है ना। तो होता क्या था कि अगर हम लोग सिंपल समझते हैं कि ये हैम्बर्ग है ना, और ये हमारा क्या है, न्यूरम्बर्ग है ना। ये उसी रीजन का एक प्रिंसली स्टेट है, जर्मनी का ही पार्ट है। इसको हम लोग जर्मनी भी बोल सकते थे, इसको हम लोग वहाँ पे जर्मनी भी बोलते थे, लेकिन उसमें भी स्पेसिफाइड इसको कर दिया गया क्या, एक हैम्बर्ग है और एक न्यूरम्बर्ग। होता क्या था कि अगर कोई भी मर्चेंट, अगर कोई भी व्यापारी, अगर वो इस रीजन से अगर इस रीजन में जाकर अगर व्यापार करना चाहता था तो बहुत सारे रुकावट को उसको फेस करना पड़ता था, बहुत सारा बैरियर उसको फेस करना पड़ता था। 11 जगह इसके रास्ते के बीच में ऐसा होता था जहाँ पर उनके लिए एक बैरियर होता था, है ना, 11 बैरियर्स। तो इस बैरियर्स का काम क्या होता था, इस बैरियर में क्या होता था कि इस दोनों इलाकों के बीच में जहाँ जहाँ बैरियर होते थे सब जगह उनको 5% का टैक्स देना पड़ता था, है ना, 5% का टैक्स। अगर व्यापारी यहाँ से 10,000 रुपये लेकर चल रहा है ना, कहाँ से, ये हैम्बर्ग वाले इलाके से, ये न्यूरम्बर्ग वाला इलाका था, है ना, स्टेट्स था, प्रिंसली स्टेट्स था। तो अगर कोई व्यापारी इस रीजन से इस रीजन जा रहा है तो हर बैरियर पे ऐसे ऐसे 11 बैरियर हुआ करते थे, सारे बैरियर पे, सारे चेक पॉइंट पर 5% उसको टैक्स दिया जाता था, है ना। तो दिक्कत क्या होता था, ये जो व्यापारी था ये जो इनिशिएशन था इसका, वो 10,000 रुपये से था। जैसे जैसे वो इस रीजन में पहुंचता था, क्योंकि उसको हर जगह 5% टैक्स देना होता था 11 जगह पर, तो अब इसके पास कुछ पैसा बचता ही नहीं था, बहुत लॉस में जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और इस प्रॉब्लम को क्रिएट किसने किया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो थे ये नेपोलियन ने लाया। इसके बाद क्या हुआ, इतना ही नहीं था,
बल्कि वहाँ पर ये वेरीज भी करता था। ज़रूरी नहीं कि 11 जगह अगर बाउंड्री है तो सब जगह 5% ही देना है। अगर जिस व्यापारी के पास ज़्यादा सामान है तो ये 5% से उसको ज़्यादा देना है। हो सकता था कि यहाँ पर 5% लिया जाता, यहाँ पे 10% लिया जाता, यहाँ पे 8% लिया जाता, यहाँ पर 15% लिया जाता। ऐसे ऐसे 11 जगह, ऐसे 11 बैरियर्स पर अलग अलग टैक्सेस लिए जाते हैं। तो ये उन व्यापारियों के साथ होता था जिनका जो क्वांटिटी था, जिनका वेट एंड मेजर्स था, वो क्या था, थोड़ा सा ज़्यादा था। तब प्रॉब्लम हो गया। तब तो पूरा प्रॉब्लम था, ये पूरे कंट्री के लिए प्रॉब्लम था, पूरे सब स्टेट्स के लिए प्रॉब्लम था। तो क्या किया जाता, वहाँ पे सब लोगों का एक डिमांड क्या हुआ कि एक यूनिफाइड सिस्टम को लाया जाए। मतलब एक ऐसा सिस्टम कि सब लोगों को बराबर रखे। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा पैसा टैक्स देना पड़ रहा है, किसी को कम टैक्स देना पड़ रहा है, किसी को उससे भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। इससे क्या होगा, सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, इससे अनस्टेबिलिटी हो जाएगा। तब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ और भी आया। यहाँ पर एक मेज़रमेंट यूनिट का कंसेप्ट आया, है ना। पहले मैंने मेज़रमेंट यूनिट को नहीं बोला क्योंकि यूनिफाइड सिस्टम यहाँ पर है। तो ये जो शुरुआत हुआ, ये एली सिस्टम होता था, मेज़रमेंट यूनिट। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, अपने इंडिया में हम लोग वेट, अगर हम लोग मेज़र करते हैं वेट और क्वांटिटीज़ को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, केजी का कंसेप्ट है, किलोग्राम का कंसेप्ट है, ग्राम का कंसेप्ट है। तो उन दिनों उनके देश में क्या होता था, उनके देश में एक यूनिट हुआ करता था जिसको एली बोलते थे। तो मेज़रमेंट यूनिट होता था। होता क्या था कि अलग अलग जगह था, स्टेट था, किसी जगह पर इसका वैल्यू कुछ और होता था, किसी जगह पर इसका वैल्यू कुछ और होता था, किसी जगह पे इसका वैल्यू कुछ और होता था। यानी एक ही रीजन के अंदर इतना अलग अलग वैल्यू। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या कि वहाँ पर सिस्टम जो था स्टेबल नहीं रह के वो लेस स्टेबल हो गया, प्रॉब्लम होने लगा, सिस्टम यूनिफाइड नहीं था, कम्प्लेक्स हो गया। तो अब ये ज़रूरी था कि वहाँ पर किसी तरह से सिस्टम को यूनिफाइड किया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ, 1834 में एक कस्टम यूनियन एक फॉर्म हुआ। और कस्टम यूनियन फॉर्म होने का मकसद यही था कि इस प्रॉब्लम को, टैक्स बैरियर्स को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। इस कस्टम यूनियन को एक अलग नाम से बुलाया गया जिसको बोला गया जेलोवेरिन। क्या बुलाया गया, जेलोवेरिन, है ना। और इसका मकसद भी यही था, इसका मकसद यही था कि इस टैक्स बैरियर्स को क्या करना, इसको एक लिमिटेशन में लाना, इसको यूनाइट करना। तो ये जो कस्टम यूनियन बना, इसको लोगों ने नाम दिया वहाँ पर क्या, जेलोवेरिन, है ना। इसका जो कंसेप्ट था क्या था, ये करता क्या था, इसका काम था कि जितना भी आपका ट्रैफिक बैरियर था, ट्रैफिक बैरियर ये आपका कौन सा है, ये है आपका हैम्बर्ग और ये है आपका न्यूरमबर्ग। तो इसके बीच में 11 ऐसे बैरियर थे। तो इन सब बैरियर्स का जो रिस्ट्रिक्शंस हुआ करता था, इसको हटाना, है ना। ये जो 5% का जो कमीशन बना हुआ है बैरियर पर, तो इस चीज़ को हटाना उनका एक मेन मकसद हुआ करता था। इसके बाद क्या हुआ, उस समय एक और भी प्रॉब्लम हुआ करता था कि वहाँ पर करेंसी जो था वो 30 नंबर करेंसी हुआ करता था, है ना। 30 यानी 30 संख्या हुआ करती थी करेंसी का। अब प्रॉब्लम क्या होता था कि एक रीजन में अलग अलग, अगर आपका बाउंड्री है तो एक रीजन में कोई अगर यहाँ करेंसी चलता है तो वो दूसरा रीजन में नहीं चलता है, फिर यहाँ पे जो चलता है वो किसी और में नहीं चलता है। आप सोचिए कितना कॉम्प्लेक्सिटी होगा। एक जगह पर हमारे इंडिया में क्या है, 1 रुपया का कॉन्सेप्ट है, 1 रुपया हमारे यहाँ हमारे करेंसी की तरह यूज़ किया जाता है। आप इमेजिन करिए कि अगर एक ऐसा सिचुएशन होता जहाँ पर आपके अगल बगल के दुकान में आप जाते हैं और एक जगह रुपया अगर आप देते तो वहाँ रुपया वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता क्या, मुझे डॉलर चाहिए। फिर दूसरा कोई दुकान वाला बोलता क्या कि मुझे पौंड चाहिए, मुझे क्रॉन चाहिए। तो अलग अलग क्या होता, आपके लिए कितना प्रॉब्लम होता, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता। सब लोगों के पास सब तरह का डिनोमिनेशन करेंसी नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम था, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता, तो देश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो इसको भी वहाँ पर क्या किया गया, सॉल्व किया गया। यानी जो 30 के संख्या में था करेंसी, उसको घटा कर कितना किया गया, वहाँ पर 2 किया गया, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको पता है चूँकि वहाँ पर ट्रेड बैरियर को ख़त्म किया गया, तो ट्रेड बैरियर को ख़त्म किसने किया, ये कस्टम बैरियर, कस्टम यूनियन जो था, जो कस्टम बैरियर को हटाने के लिए जिसको क्या बोला गया, जेलोवेरिन बोला गया, ये उसने किया, ये उनका किया हुआ था। तो अब जब बैरियर नहीं है, अब इस रीजन और इस रीजन के बीच में अगर बैरियर नहीं रहेगा, बैरियर रहेगा तो आपको पता है सिचुएशन क्या होगा। लेकिन अगर बैरियर नहीं होगा तो क्या होगा, रास्ता एकदम साफ़ होगा। तो इनके बीच का जो रेलवे नेटवर्क होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब ज़्यादा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि रेलवे एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू बहुत सारे क्वांटिटीज़ में सामान को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो टैक्स का झमेला नहीं है। तो जब टैक्स का झमेला नहीं है
टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वहाँ पे नेटवर्किंग सिस्टम रेलवेज़ का जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ वहाँ भी देखा गया। तो जब बैरियर ख़त्म हो गया तो धीरे धीरे वहाँ पर रेलवे का जो नेटवर्किंग था ये भी अच्छा हो गया। अब इतने सारे जो काम होने लगे तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर नेशनल सेंटिमेंट्स यानी लोगों का जो अब जो मोराल जो था, लोगों का जो कॉन्फिडेंस था, जो पहले डाउन हो चुका था, लोग पूरी तरह से टूट चुके थे, लोग पूरी तरह से बिखर चुके थे, अब लोग फिर उसी अपने मेंटल स्टेट में यहाँ पर आ रहे थे वापस। ऐसा एक्चुअली हुआ क्या था, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि देखिए शुरू में एक्चुअली मोनार्कियल सिस्टम था, लेकिन ये मोनार्की क्या हुआ, जब बीच में नेपोलियन एंट्री करता है तो ये नेशन स्टेट का कंसेप्ट हुआ कर रहा था वहाँ पर। अब नेशन स्टेट हुआ तो इसमें बीच में नेपोलियन हीरो की तरह एंट्री मारता है, तो काफ़ी जल्दी लोग इसके प्रति अपनी सहानुभूति को रखें, है ना, लोगों के बीच में काफ़ी जल्दी फेमस हो गया ये नेपोलियन। अब देखिए क्या हुआ, अब ये जो नेशनल स्टेट हुआ तो अब नेपोलियन इस तरह का उन लोगों के दिमाग में बन गया, नेपोलियन इस तरह का इसका एक छवि वहाँ पर बन गया कि सब लोग नेपोलियन का बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगे, कद्र करने लगे, और उसी का बेनिफिट उठाकर नेपोलियन क्या करने लगा, बहुत सारा रूल्स निकालने लगा, एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए अलग निकालने लगा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग निकालने लगा। तो फिर क्या हो गया, तो फिर एक ऐसा समय आया कि नेशन स्टेट का फिर कॉन्सेप्ट हट रहा है, फिर वो किधर की तरफ मूव कर रहा है, मोनार्की की तरफ, यानी कि एक ऐसा सिस्टम की तरफ जहाँ पर डिक्टेटर जो होगा वो अब कोई और नहीं बल्कि ये नेपोलियन खुद हो जाएगा। तो उस देश में, उस कॉन्टिनेंट में जो अलग अलग मेंबर्स कंट्री हुआ करते थे, सब लोग सब कंट्रीज़ में हर लोग जो थे वो मिक्स रिएक्शन के थे, सब लोगों का एक अपना नज़रिया था, कुछ लोग इसको अच्छा समझते थे, कुछ लोग इसको अच्छा नहीं समझते थे। तो जो लोग इसके अगेंस्ट में थे उन्होंने ये यूनियन को आगे बढ़ाया, इस इनिशिएशन को आगे लिया, और ये खासकर कहाँ पर हुआ, तो ये जो हुआ आपका जो जर्मनी है, जर्मनी में भी कितने जगह पे 39 बाउंड्रीज स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, वहाँ पर ऐसे चीज़ों को आपको देखने को मिला। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये क्वेश्चन बोला जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कहाँ कहाँ पे कितने जगह पे हुआ, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। उसमें नंबर 1 ऑप्शन रहेगा कि जर्मनी में, इन जर्मनी, दूसरा ऑप्शन रहेगा इन 39 प्रिंसली स्टेट ऑफ जर्मनी, तीसरा ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन कुछ भी बनाकर दे देंगे या नन दे देंगे, है ना। तो आपको वहाँ पे जर्मनी बोथ नहीं मारना है, आपको वहाँ पे स्पेसिफाइड करना है 39 प्रिंसली स्टेट्स इन जर्मनी, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बहुत जल्द अब अगले वीडियोस के साथ भी हम लोग मिलेंगे। हमारा जो नया फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आप देख रहे हैं कि नेपोलियन भी यहाँ पर है, वो आप देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छा शासक की तरह एक एंट्री करता है यूरोप में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उसका एक अपना रोल रहता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो लोगों के नज़र से क्या होते जाता है, अपने निगेटिव कामों के वजह से, निगेटिव एस्पेक्ट्स की वजह से वो फिर लोगों के दिल में जिस तरह से वो आया था वो अब उस तरह से नहीं है ना। तो जैसा कि आज का जो वीडियोस है ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियोस, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, और कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियोस पर ताकि मुझे पता चले, क्योंकि आप लोगों का पर्सनल कमेंट मैं भले देखूं चाहे नहीं, लेकिन मैं हर वीडियोस पर रिव्यू ज़रूर देखता हूं। तो इसको मुझे क्लियर करिएगा, और बहुत जल्द हम लोग अगले वीडियोज़ में मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।